नमस्कार साथियों, सीसेट ट्रेडिंग कॉम्प्रिहेंशन पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने 2017 से लेकर के 2021 तक के सारे कॉम्प्रिहेंशन देख लिए हैं। उसके एक्सप्लेनेशन को हमने देख लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे 2022 के कॉम्प्रिहेंशन को और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हम जिस मेथड पे काम कर रहे हैं वो मेथड है एबीक्यू मेथड। हम एबीक्यू मेथड से एक्सप्लेनेशन को देख रहे हैं और जो मेथड आज तक मार्केट में चलता रहा है और चल भी रहा है वो है ट्रेडिशनल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, है ना। वहां पर हम आंसर को एलिमिनेट करते हुए पहुंचते हैं कि ये नहीं हो सकता है, ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। तो इस तरह से हम एलिमिनेट करते हुए लास्ट में जो बच जाता है वो हमारा आंसर होता है। लेकिन एबीक्यू मेथड आपको डायरेक्ट आंसर पर ले जाता है। एबीक्यू मेथड में बेसिकली है क्या कि हम पैसेज पढ़ने के बाद दो चीजें फाइंड आउट करते हैं। एक तो टॉपिक मतलब विषय। अब देखो, जब लेखक ने पैसेज लिखा होगा तो सबसे पहले यही तो सोचा होगा ना कि किस विषय पर लिखना है। फिर उस विषय पर उसने वही लिखा होगा पैसेज में जो कि उस विषय पर लेखक का विचार है, यानी कि थॉट। ठीक है, विचार, जिसको आप पैसेज का सेंट्रल आइडिया भी कह सकते हैं। तो पैसेज में टॉपिक और थॉट होता है, इसलिए हम इस तरह से पैसेज को पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका ये होता है कि हमें टॉपिक और थॉट का पता चल सके। जैसे ही हमें थॉट का पता चलता है तो हम क्या करते हैं, विभिन्न विकल्पों में उस थॉट को ढूंढते हैं। जिस विकल्प में हमें सेंट्रल आइडिया या ऑथर का थॉट मिल जाता है वही सही उत्तर होता है। चाहे प्रश्न अजम्पशन पूछा हो, क्रक्स पूछा हो, कोरोलरी पूछा हो, इन्फरेंस पूछा हो, एबीसीडी कुछ भी पूछा हो, डजंट मैटर। क्योंकि जो उत्तर होगा ना उस उत्तर में ऑथर का थॉट या फिर सेंट्रल आइडिया होना मस्ट है, चाहे वो मैसेज पूछा हो, अजम्पशन पूछा हो। ठीक है ना। तो ये है एबीक्यू मेथड, आंसर बिफोर क्वेश्चन मेथड। तो हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। और आप लोगों ने एबीक्यू मेथड बहुतों ने नहीं जाना होगा, अभी तक नहीं पढ़ा होगा, मेरी बुक नहीं ली होगी या मेरे से नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसमें कुछ याद करने वाली चीज ही नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। आप बस आगे देखिए, आप देख लेंगे कितना आसान है एबीक्यू मेथड। हाँ, लेकिन इसका एक प्रोसेस है, वो अगर आप डीपली जानना चाहें और अच्छे से पढ़ना चाहें तो आप बुक ले सकते हैं या मेरे ऐप में कोर्स परचेस कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पैसेज है, मानव विकास की प्रगति बनाए रखने के सामने सबसे बड़ा खतरा इस रूप में दिखाई देता है कि उत्पादन और उपभोग के स्वरूप में दिनों दिन अवधारणता बढ़ती जा रही है। तो देखो, इस फर्स्ट जो स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि मानव उपभोग, उत्पादन और उपभोग का जो स्वरूप है उसमें अवधारणता बढ़ती जा रही है और इसी को सबसे बड़ा खतरा माना गया है। ठीक है, प्रगति के रास्ते में। आगे कह रहा है कि अब देखो, एक बात ध्यान दो कि यहाँ पर उत्पादन और उपभोग के स्वरूप में अवधारणता बढ़ती जा रही है, ये बात कहा है लेखक ने। तो इसको आगे वो स्पष्ट करेगा कि हाँ बढ़ती जा रही है या इसका क्या प्रभाव हो सकता है। यही बात होगी आगे, और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, वर्तमान उत्पादन मॉडल जीवाश्म ईंधनों पर बहुत अधिक निर्भर है। अब देखो, कहता है ना कि अवधारणता बढ़ती जा रही, तो रीजन बता रहा है क्यों बढ़ती जा रही, लेखक ऐसा क्यों कह रहा है। तो क्यों कह रहा है, कह रहा है कि वर्तमान जो उत्पादन मॉडल है उसमें जीवाश्म ईंधनों पर बहुत अधिक निर्भर है। अब हम जानते हैं कि यह स्वरूप अधारणीय है। क्यों? क्योंकि यह संसाधन सीमित है। ठीक है, मानव विकास को सही अर्थों में धारणीय बनाने के लिए आर्थिक समृद्धि और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बीच की घनिष्ठ संबंधता को पृथक करने की जरूरत है। तो क्या करने की जरूरत है, ये बता रहा है कि मानव विकास को सही अर्थों में धारणीय बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है, आर्थिक समृद्धि और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बीच जो घनिष्ठ संबंध है उसको पृथक करना होगा। ठीक है, मतलब आर्थिक समृद्धि कैसी हो, ऐसी हो जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। सिंपल भाषा में समझिए इसको। कुछ विकसित देशों ने पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग का प्रसार कर और सार्वजनिक परिवहन तथा आधारिक संरचना में निवेश कर इनके अति दुष्प्रभावों को कम करना आरंभ कर दिया है। ठीक है, किनके अति दुष्प्रभाव, जो भी अवधारणता बढ़ती जा रही है। किंतु अब यहाँ ध्यान दो, किंतु परंतु लेकिन फिर भी ये सब आए तो उसके बाद जो बात कही गई होती है वही होता है मुख्य थॉट।
वो सेंट्रल आइडिया होता है, वो लेखक का थॉट होता है। हम लोग भी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, और एक सेंटेंस मैं अभी भी बता देता हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मान लो ऐसा कुछ सेंटेंस है कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता था लेकिन अभी मैं एक टीचर हूँ। अब ये एक सेंटेंस है, इसमें दो बातें बोली गई कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, दूसरी बात है कि मैं अभी एक टीचर हूँ। तो मैं एक्चुअली में बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं अभी टीचर हूँ। क्या बनना चाहता था नहीं बनना चाहता था वो नहीं बताना चाह रहा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं अभी एक टीचर हूँ, है ना। तो ये जो विचार है मेरा, ये कब आया, क्योंकि के बाद या किंतु के बाद या लेकिन के बाद आएगा। उसी तरह इंग्लिश में बट के बाद आएगा। ठीक है। हाँ, इस तरह से हमने किसी बुक में अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन यही है भाषा। आप भी यही करते हो, मैं भी यही करता हूँ, लेखक भी यही करेगा। कह रहा है किंतु अधिकांश विकासशील देशों को परिष्कृत ऊर्जा स्रोत की ऊंची कीमतों और अल्प उपलब्धता के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। तो क्यों बाधा का सामना करना पड़ रहा है कि एक तो है परिष्कृत ऊर्जा स्रोतों की ऊंची कीमत और अल्प उपलब्धता, इन दो कारणों से। आगे कहा जा रहा है कि विकसित देशों को चाहिए कि वे विकासशील देशों के धारणीय मानव विकास की ओर जाने में सहायक बने। तो विकसित देश को कह रहा है कि तुमको हेल्प करना चाहिए विकासशील देशों को, ताकि वो भी धारणीय मानव विकास की ओर बढ़ सके। तो कैसे सहायता हो सकती है, जरा सोच के देखो कैसे सहायता हो सकती है। या तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो जाए, ऐसे हो सकता है ना। या फिर कम ब्याज दर पे, या फिर वैसे ही खैरात में पैसे दे दिए जाएं कि हाँ भाई लो तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो, ऐसी सहायता की जा सकती है। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि पैसेज पढ़ने के बाद हम पैसेज को ना कम शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कि मुख्य मुख्य बात क्या है, क्योंकि बीच में कारण भी बताए जाते हैं, कुछ फैक्ट्स भी बताए जाते हैं, तो उन सबको हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बताया ही इसलिए गया है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है ना स्टार्ट में, उसी को स्पष्ट करने के लिए बताया गया है, और कुछ नहीं। तो चलो इसको कम शब्दों में इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन पर निर्भर उत्पादन मॉडल की अवधारणता मानव विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है। कह रहा अतः आर्थिक समृद्धि और उत्सर्जन के बीच के घनिष्ठ संबंध को तोड़ना अनिवार्य है। समझने का मतलब क्या है, अलग करने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच जो संबंध उसको तोड़ना पड़ेगा। इस लक्ष्य हेतु विकसित देशों को विकासशील राष्ट्रों की तकनीकी और आर्थिक सहायता करनी चाहिए। बस इतनी सी बात है पूरे परिच्छेद में। अब हम पता करते हैं विषय और विचार। विषय का पता करने के लिए हमें प्रश्न करना होता है कि किसकी बात की गई है, किसकी बात की गई है। इसका जो आंसर आएगा वही है विषय। तो परिच्छेद में किसकी बात की गई है, मानव विकास की प्रगति बनाए रखने के समक्ष जो खतरा है, जो चुनौतियां, उसकी बात की गई है। और विचार जानने के लिए हमें प्रश्न करना होता है कि क्या बात की गई है, की गई है कुछ तो बात की गई होगी ना विषय के संदर्भ में। तो क्या बात की गई, तो क्या बात की गई है, बात यह की गई है कि उत्पादन और उपभोग के स्वरूप में बढ़ती अवधारणता से निपटने हेतु विकसित देशों को विकासशील देशों के धारणीय मानव विकास की ओर जाने में सहायता करनी चाहिए, है ना। या फिर आर्थिक समृद्धि और उत्सर्जन के बीच के घनिष्ठ संबंध को तोड़ना चाहिए, या तोड़ना अनिवार्य है। इस तरह अब इसी विचार को हमें ढूंढना है विभिन्न विकल्पों में। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके किनके कारण उत्पादन के स्वरूप में अवधारणीयता है। सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन हम विचार के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसका जिक्र है, उसको आपको देख लेना है। तो देखिए, फर्स्ट, जीवाश्म ईंधनों पर भारी निर्भरता। पहली सेंटेंस के बाद जो कारण बताया गया कि अवधारणता क्यों है, वहां बताया गया कि जीवाश्म ईंधनों पर भारी निर्भरता है। ठीक है। और दूसरा क्या बताया गया, अच्छा दूसरा स्टेटमेंट देखो, संसाधनों की सीमित उपलब्धता। ठीक। और संसाधन की क्या है, सीमित उपलब्धता। ये दोनों बातें तीसरी चौथी लाइन में कह दी गई है। देखो यहाँ तीसरी लाइन में, जीवाश्म ईंधनों पर बहुत अधिक निर्भर है। अब हम जानते हैं कि यह स्वरूप धारणीय है क्योंकि यह संसाधन सीमित है। तो एक तो पुनर्चक्रण का प्रसार, नहीं ये तो धारणीयता है ना, अधारणीयता थोड़ी है। पुनर्चक्रण का प्रसार, तो क्या होगा सही आंसर इसका, स्टेटमेंट 1 एंड 2, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकसित देश विकासशील देशों के धारणीय मानव विकास की ओर जाने में सहायक हो सकते हैं।
पहला स्टेटमेंट, कम लागत पर परिष्कृत ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराकर, हाँ बिल्कुल। दूसरा, उनके सार्वजनिक परिवहन के सुधार के लिए नाममात्र ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर, हाँ बिल्कुल, ये भी। अब देखो दोनों में, इसमें भी अगर ये काम किया जाएगा तो आर्थिक समृद्धि और उत्सर्जन के बीच का घनिष्ठ संबंध टूटेगा, है ना। कम लागत पर परिष्कृत ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराया जाएगा तो भी टूटेगा, तो दोनों में विचार है, ठीक। हालांकि विचार सीधा सीधा समझने के लिए ये जरूरी हो जाएगा आप लोगों के लिए इनिशियल स्टेज में जब आप हो, कि जब ऊपर टैलेंट पूछा गया हो, यहाँ तो टैलेंट नहीं पूछा गया है, फिर भी हम देख रहे हैं कि दोनों में विचार है। अब तीसरा देखते हैं, उन्हें अपने उत्पादन और उपभोग के स्वरूप को बदलने के लिए प्रोत्साहित करना, किन्हें, विकासशील देशों को। भाई वो उनको भी पता है, परिच्छेद में ऐसा नहीं कहा गया है कि वो प्रोत्साहित ही नहीं है, जागरूक नहीं है, उनको पता है, वो कर भी रहे हैं, बस कीमत उच्च है, संसाधन कम है उनके पास, तो उनको सहायता की जरूरत है, तो ये विचार में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 बी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला पैसेज है, जब तक उन शक्तियों और प्रवृत्तियों को जो देश के पर्यावरण को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी है निकट भविष्य में नियंत्रित नहीं किया जाता और अनाच्छादित क्षेत्रों में बृहद पैमाने पर वनरोपण आरंभ नहीं किया जाता, विषम जलवायु दशाएं और पवन तथा जल के द्वारा होने वाले भूक्षरण इस सीमा तक बढ़ जाएगा कि धीरे धीरे कृषि जो हमारे लोगों का मुख्य आधार है असंभव हो जाएगी। देखो इतना बड़ा सेंटेंस, इसमें क्या कहा गया, कहा गया कि भाई भूक्षरण, भूक्षरण के जो फैक्टर्स, जो कारक हैं, जो कारण है इसके पीछे, उन सबको नियंत्रित करना होगा। अगर हम उसको नियंत्रित नहीं करेंगे तो भूक्षरण इस सीमा तक बढ़ जाएगी कि हम कृषि ही नहीं कर पाएंगे, कृषि करना असंभव हो जाएगा। बस इतनी सी बात की गई है और कुछ नहीं कहा गया है, बस सेंटेंस बड़ा है, कई बार कॉमा का प्रयोग हुआ है। तो जब आप मेरे एबीक्यू मेथड देखेंगे तो वहां मैंने बताया है कि कैसे पैसेज को पढ़ा जाए। जैसे आज तक आपने सुना होगा स्कैनिंग, स्कीमिंग, ना ऊपर के 2 लाइन पढ़ लो, बीच के 2, वो सब कुछ नहीं करना है, स्पीड में पढ़ो ताकि कम समय में 2 से 3 बार पैसेज पढ़ लो, ये सब कुछ नहीं करना है, पैसेज पढ़ के समझ में आना चाहिए, बस इतना। तो मैंने वहां पर पूरा इसका बताया है कि कैसे आपको पंक्चुएशन मार्क्स को फॉलो करना है, उसके नियम का पालन करना है, कैसे आपको परिच्छेद को घटकों में बांटते हुए पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि डेली लाइफ में जो हम संवाद करते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसके घटक हैं, ठीक है। तो जब आप पैसेज को पंक्चुएशन मार्क्स का जो रूल होता है उसको फॉलो करते हुए पढ़ते हैं और पैसेज को घटकों में बांट कर पढ़ते हैं तो आपको पैसेज एक ही बार में समझ में आ जाता है बहुत इजीली। और मेरे साथ आप बने रहिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से पढ़िएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, उसी तरह से विषय और विचार निकालने का प्रयास कीजिएगा, कम शब्दों में पैसेज को समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ईजी है। कोई भी नियम, कोई ट्रिक टेक्निक याद करने की जरूरत ही नहीं है, कोई अजम्पशन, कोई क्रक्स, उसका मीनिंग क्या होता है, मैसेज का मीनिंग क्या होता है, इन्फरेंस का मीनिंग क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखो, विश्व के मरुस्थलीय देश और राजस्थान के हमारे अपने मरु प्रदेश बृहद पैमाने पर हुए वनोन्मूलन के दुष्परिणामों की भयावह याद दिलाते थे। उदाहरण दे रहा है आपको, बस मरु सदृश भूदृश्य अब गंगा सतलज के मैदानों और दक्कन पठार समेत देश के अन्य भागों में अनेक स्थानों पर दिखाई देने लगे हैं। ये सब उदाहरण दे रहा है आपको, गंभीरता बता रहा है, समस्या की गंभीरता को बता रहा है और कुछ नहीं। जहाँ कुछ ही दशक पूर्व बारहमासी सरिताओं और सोतों के साथ हरे भरे वन हुआ करते थे, वहां अब सिर्फ वर्षा ऋतु को छोड़कर सूखी सरिताएं, सूखे सोते और हरियाली से रिक्त भूरे मैदान दिखाई देते हैं। ये सब बस आपको उदाहरण दे रहा है भूचरण के प्रभाव का और उसकी गंभीरता का, और कुछ नहीं है। पूरे पैसेज में क्या कहा गया कि भाई भूचरण के पीछे जो कारक है, जो भी कारण है, अगर आप उसको नियंत्रित नहीं करेंगे, उसको समय रहते एड्रेस नहीं करेंगे तो भूक्षरण इस सीमा तक बढ़ जाएगी कि खेती करना मुश्किल हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देख लो इसका विश्लेषण कम शब्दों में। वनोन्मूलन और पर्यावरणीय विनाश को नियंत्रित न करने पर मरुस्थलीकरण और भूक्षरण के कारण भविष्य में कृषि कार्य असंभव हो जाएगा। अतः उपजाऊ मैदानों को बंजर होने से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर वनारोपण और पारिस्थितिक सुधार अनिवार्य है।
अब बात करते हैं कि परिच्छेद में किसकी बात की गई है। तो बात की गई अनाच्छादन और भूक्षरण का कृषि व जल संसाधन पर प्रभाव। इस बारे में क्या बात की गई है कि यदि पर्यावरण को नष्ट करने वाली गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया गया तो कृषि और जल संसाधन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अब हमें इसी को ढूंढना है, यह विचार कि किस स्टेटमेंट में है या किस ऑप्शन में है। प्रश्न में आपसे देखो क्या पूछा गया है, ये भी टैलेंट वाला प्रश्न ही है, फैक्चुअल टाइप का प्रश्न है। देख लो, उपयुक्त परिच्छेद के अनुसार वनोन्मूलन और अनाच्छादन के अंतोगत्वा निम्नलिखित में से क्या परिणाम होंगे, है ना। वन उन्मूलन और अनाच्छादन से क्या परिणाम होगा, उसी की तो बात की गई है पैसेज में। तो क्या परिणाम होगा इसका, चलो देखते हैं। मृदा संसाधन का क्षरण, यही तो बात ही है, यही तो मुद्दा है, विचार में यही तो है। आम आदमी के लिए जमीन की कमी, यह विचार मिल रहा है क्या? यहाँ कहीं पे आपको मृदा क्षरण जो भूक्षरण की बात की गई है स्टेटमेंट 2 में आपको दिख रहा है? नहीं। जलवायु दशाएं, उनको नियंत्रित करना, विषम जलवायु दशाएं, ये सारी चीजें, वो सब दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो इसमें हमें कहीं भी विचार नहीं दिख रहा, इसे काट दो। अब तीसरा, कृषि के लिए जल की कमी, हाँ ये विचार में है ना भाई, कि अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो कृषि करना मुश्किल हो जाएगा, जल की कमी होगी, संसाधन कमी होगी, ये सारी बातें तो है, ये विचार में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 सी। ठीक है, अगले पे चलो। जूते गांठने जैसे साधारण से काम के लिए हम सोचते हैं कि कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही हमारे इस काम को कर सकेगा, लेकिन अब यहाँ ध्यान देना, लेकिन राजनीति में हम मान लेते हैं कि हर कोई जो मत या वोट प्राप्त करना जानता है वह राज्य का शासन करना जानता है। सिंपल सी बात कह रहा है कि एक छोटा सा काम जो मोची के पास हम जाते हैं, जूते काटने का काम, उसमें भी हम यह देखते हैं कि सामने वाला काम करने वाला योग्य है या नहीं, है ना। एक छोटे से काम के लिए हम देखते हैं, लेकिन राजनीति में हम ये नहीं देखते। राजनीति हम मान लेते हैं कि जो वोट प्राप्त करने जानता है वो शासन चला सकता है। राजनीति में हम योग्यता नहीं देखते। ठीक है, आगे कह रहा है बीमार पड़ने पर हमें एक प्रशिक्षित चिकित्सक की आवश्यकता होती है ना, जो ट्रेन डॉक्टर है। तो बीमार पड़ने पे हमें एक प्रशिक्षित चिकित्सक की आवश्यकता होती है जिसकी डिग्री उसकी खास तैयारी और तकनीकी क्षमता की गारंटी होती है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां भी हम देखते हैं कि इसके पास योग्यता है या नहीं है, डिग्री देखते हैं। आगे कह रहा है कि हमारी तलाश यह नहीं होती है कि चिकित्सक सबसे सुंदर हो, ऑब्वियसली हम तो देखते हैं योग्यता है या नहीं, या सबसे अच्छा वक्ता हो। तो फिर जब पूरा राज्य ही बीमार है तो क्या हमें इसकी तलाश नहीं होनी चाहिए कि हमें सबसे बुद्धिमान और सबसे उत्तम व्यक्ति की सेवा और मार्गदर्शन मिले? तो डॉक्टर और जूते गांठने वाले मोची का संदर्भ लेते हुए लेखक कह रहा है कि भाई राजनीति में भी तो हमें योग्य व्यक्ति चाहिए ना, जो राज्य का प्रशासन चला सके। जब हम मोची में भी योग्यता ढूंढते, डॉक्टर में योग्यता ढूंढते हैं, तो एक राजनेता में योग्यता क्यों नहीं ढूंढते? उसमें भी योग्यता होनी चाहिए, राज्य का प्रशासन चलाने की योग्यता होनी चाहिए, ये कह रहा है। तो सिंपल सी बात कह रहा है लेखक, क्या कह रहा है कि राजनीति में योग्यता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वहां पे अयोग्यता है। क्लियर? चलो इसको हम कम शब्दों में समझते हैं। परिच्छेद के अनुसार जिस प्रकार जूता बनवाने और बीमारी का इलाज करवाने के लिए हमें योग्य और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति की तलाश होती है, उसी प्रकार राजनीति में भी ऐसे व्यक्ति की तलाश होनी चाहिए जो राज्य का प्रशासन चलाने के लिए योग्य हो। किसकी बात की गई है? तो राजनीति में योग्यता का महत्व की बात की गई है। क्या बात की गई है? कि राजनीति में भी योग्यता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य भी बीमार है। अब हमें इसी विचार को ढूंढना है। देखो प्रश्न में पूछा क्या गया, संदेश। अब हमें संदेश का मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है। संदेश अगर पूछा जाए तो कैसे पहचाने कि सही उत्तर क्या होगा, ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बस हमें विचार ढूंढना है। विचार क्या है कि राजनीति में भी योग्यता चाहिए या फिर राजनीति में अयोग्यता है, यही विचार है। चलो ढूंढते हैं। ए में देखो, हम मान लेते हैं कि गणतंत्र में कोई भी राजनीतिक देश को शासन चलाने के योग्य है। गणतंत्र में कोई भी राजनीतिज्ञ देश का शासन चलाने के योग्य है। अब देखो फैक्चुअली बहुत लोग इसको कहेंगे हाँ ये तो बात सही है, करेक्ट है, लेकिन क्या इसमें विचार है? नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो फैक्चुअली करेक्ट होना अलग बात है,
अभी तक जो एलिमिनेशन मेथड में सबसे दिक्कत यही हो जाती है ना प्रॉब्लम, कि यार ये तो फैक्चुअली करेक्ट है, फिर एक दूसरा स्टेटमेंट भी फैक्चुअली करेक्ट लगता है, तो अब कौन सा चुने, तो कंफ्यूजन हो जाता है, दो में फंस जाते हैं। कई बार तो तीन तीन के तीन आपको फैक्चुअली करेक्ट लगते हैं, चार के चार ऑप्शन फैक्चुअली करेक्ट लगते हैं, इसलिए तो कंफ्यूज रहते हो ना। फिर आपको लगता है कि वो इसके आंसर तो वेरी करते हैं, मेरे हिसाब से ये हो गया, यूपीएससी के हिसाब से वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त, अभी तक बस मूर्ख बनाया गया है आपको, हमें। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आंसर एक ही होता है, वो फिक्स होता है। ठीक है, अभी देखना किस एक ही में मिलेगा विचार और कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा देखो, राजनीतिज्ञों को प्रशासन में प्रशिक्षित लोगों में से चुना जाना चाहिए। हाँ देखो, अब यहाँ पर आपको विचार मिल सकता है, आपको दिख सकता है कि विचार यहाँ है। बहुत लोग हो सकता है कि बी को टिक करे और आगे बढ़ जाए, ये गलती कभी मत करना। चारों के चारों ऑप्शन जरूर पढ़ना। क्यों? क्योंकि कई बार आपको ऐसा लग सकता है, और एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर से तो जरूर लग सकता है कि हाँ मुझे मेरा विचार मिल गया, है ना। और आप जो एक बहुत छोटी सी कमी थी, बहुत बारीक थी, आप उसको नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। बी कई को लग सकता है सही, लेकिन बी गलत है, यहाँ विचार नहीं है, अभी पता चलेगा कैसे। सी देखो, हमें कोई ऐसी पद्धति सोच निकालने की जरूरत है जिससे सार्वजनिक पद से अयोग्यता को दूर रखा जा सके। बात यहाँ योग्यता योग्यता की हो रही है। ठीक है, प्रशिक्षण की नहीं, कि प्रशासन में प्रशिक्षित हो वैसे ही लोगों को हमको चुनना चाहिए, है ना। तब तो सिर्फ आईएएस आईपीएस ही चुने जाएंगे, बाकी लोग नहीं चुने जाएंगे। हालांकि ये लॉजिक है, एबीक्यू मेथड में ये सब लॉजिक नहीं चलता है, लेकिन बात है विचार की। विचार में प्रशिक्षण की बात नहीं कर रहा, विचार में बात कर रहा है योग्यता की। प्रशिक्षण से होता क्या है, योग्यता आती है। ठीक है, तो योग्यता की बात हो रही है, प्रशिक्षण देने की बात नहीं हो रही, योग्यता की बात हो रही है। तो यहाँ पर विचार नहीं है, सी में विचार है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, सारे स्टेटमेंट को पढ़ना जरूरी है। डी भी देख लेते हैं। क्योंकि मतदाता अपने प्रशासकों को चुनते हैं, राज्य का प्रशासन करने की रणनीतियों की योग्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। क्या यहाँ विचार है, योग्यता योग्यता वाली विचार नहीं है, गलत हो गया, आंसर क्या है, सी। आगे देखो, पैसेज बड़ा है तो दो तीन तो इसमें होने ही चाहिए। प्रश्न एक दो तीन प्रश्न है, मजा आएगा, चलो। और ध्यान रखो, बड़े पैसेजेस आसान होते हैं, मुश्किल होता है, कठिन होता है छोटे पैसेजेस। क्यों? क्योंकि छोटे पैसेज में मीनिंग बिटवीन द लाइन होता है, जबकि बड़े पैसेज में आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया होता है चीजों को, इसलिए बड़ा पैसेज समझना ज्यादा आसान होता है। देखना अभी समझ में आएगा। कह रहा है कि गरीबी रेखा नितांत असंतोषजनक हो जाती है जब यह समझने की बात आती है कि भारत में गरीबी का प्रसार कहां तक है। लेखक क्या कह रहा है कि भाई जब हम यह समझना चाहते हैं ना कि आखिर भारत में गरीबी का प्रसार कहां तक है, तो वैसे में गरीबी रेखा वो काम नहीं आती, वो सहयोगी नहीं होती है ना। भारत में गरीबी का प्रसार जानने के लिए गरीबी रेखा से काम नहीं चलेगा, ये कह रहा है लेखक। आगे कह रहा है यह केवल इसलिए नहीं है कि इसकी परिभाषा बहुत ही संकीर्ण है। अब इसके पीछे का कारण बता रहा है। एक कारण कह रहा है कि केवल इस वजह से नहीं कि इसकी परिभाषा संकीर्ण है कि गरीब कौन है और गरीब की गणना करने की क्रियाविधि विवादास्पद है, सिर्फ यही कारण नहीं है, और क्या है, बल्कि यह इसके अंदर निहित अपेक्षाकृत अधिक मूलभूत धारणा के कारण है। क्या कह रहा है कि सिर्फ यह कारण नहीं है कि इसकी परिभाषा बहुत संकीर्ण है, नहीं, इसके इसमें निहित जो अपेक्षाकृत जो अधिक मूलभूत धारणा है ना, उस कारण से है। तो क्या है मूलभूत धारणा, उसको एक्सप्लेन करेगा आगे। कह रहा है कि यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में समझने पर अनन्य रूप से निर्भर है। अब देखो, यह और वह जो जब भी यूज होता है तो किसके लिए यूज होता है, जस्ट पहले जिसकी बात की गई हो, तो बात किसकी की जा रही है, गरीबी रेखा जो असंतोषजनक है, नितांत असंतोषजनक है, उसकी बात की जा रही है, गरीबी रेखा की। कह रहा है कि यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में समझने पर अनन्य रूप से निर्भर है। मतलब गरीबी को सिर्फ इतने में समझ लिया जाता है कि भाई आय को देख करके समझा जाता है ना, कि इसकी आय कम है ज्यादा है, उसी से हम पता कर लेते हैं कि ये गरीब है या नहीं है। ठीक, तो इसी पर निर्भरता है। तो सिर्फ ये आय को मेजर करता है, सिर्फ आय को देखता है, आय को ध्यान में रखता है, ये बात कह रहा है लेखक। आगे कह रहा है कि इसे बेहतर रूप में आय निर्धनता कहकर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसलिए लेखक कह रहा है कि भैया इसको आय निर्धनता कहो,
गरीबी रेखा मत कहो, इसको आय निर्धनता कहो। क्यों? क्योंकि तुम इस पे आय पर ही, उसी को समझने पर ही निर्भर हो अनन्य रूप से। ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि गरीबी अंतोगत्वा उन चीजों से वंचित होना है जो मनुष्य के सुख स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, तो आय निर्धनता इसका केवल एक पहलू है। कह रहा है अगर गरीबी को हम इस संदर्भ में देखें कि गरीबी का मतलब क्या है, उन चीजों से वंचित होना जो मनुष्य के सुख स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, तो ऐसे में आय तो एक पहलू मात्र हो जाएगा ना, सिर्फ एक पहलू होगा, क्योंकि और भी फैक्टर्स होंगे। क्योंकि जैसे ही हम मनुष्य के सुख स्वास्थ्य को प्रभावित करने की बात हम करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। हो सकता है कि आप अमीर हो, लेकिन आपके समाज में आपको अछूत समझा जाता हो, ठीक है, और उस वजह से आपको सामाजिक द्वेष झेलना पड़ता हो। ठीक। आपके पास पैसे हैं, समृद्ध हो, तो आय तो है आपके पास, लेकिन फिर भी आपका सुख चैन छिन गया है। ऐसे में क्या आप अमीर हो? नहीं, आपको गरीब माना जाएगा। ये पैसेज के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आपने सोशल जस्टिस, सोशल इशू, इधर उधर जितनी चीजें हैं आपने सब पढ़ी। आगे देखो क्या कह रहा है। तो इसलिए कह रहा है लेखक कि उसको भाई आय निर्धनता कहो, क्योंकि गरीबी में तो बहुत सारे डायमेंशन होंगे। अगर गरीबी को हम सुख स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में देखें तो बहुत सारे कारक हैं, सिर्फ आय नहीं है। इसलिए आय सिर्फ एक पहलू मात्र है, ये कह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। आगे कह रहा है कि जीवन निर्धनता हमारे विचार में सिर्फ वह कंगाली की दशा में नहीं है जिसमें व्यक्ति वास्तव में रहता है। कह रहा है सिर्फ कंगाली की दशा नहीं, सिर्फ आय से मतलब नहीं है जीवन निर्धनता का। दूसरी तरह के जीवन के विकल्प चुनने के लिए वास्तविक अवसर के अभाव में भी है, जो सामाजिक बाधाओं और साथ ही साथ व्यक्तिगत परिस्थितियों द्वारा प्रदत्त है। ठीक है। आगे कह रहा है निम्न आय की प्रासंगिकता अपने पास कम चीजों का होना और वे अन्य पहलू भी जिन्हें मानक रूप से आर्थिक निर्धनता के रूप में देखा जाता है, अंतोगत्वा सामर्थ्य को कम करने की, अर्थात जिन चीजों के विकल्प चुनने से लोग विविधतापूर्ण और मूल्यवान जीवन जीते हैं, वो बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। लेखक सब यहाँ नहीं बता सकता, आपको बस समझना होगा, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में समझना होगा। उन्हें अत्यधिक सीमित कर देने की उनकी भूमिका से संबंधित है। अब देखो, एक अच्छा जीवन, सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन जीने के लिए मान लो कि ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, डी भी चाहिए, है ना, और भी ई भी चाहिए। अब ए तो आय है, लेकिन ये बाकी फैक्टर्स है, ये सब भी तो चाहिए। तो लेखक एक्चुअली गरीबी की परिभाषा को व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। वो कहता है सुख स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। तो व्यापक दृष्टिकोण से देखता है, सिर्फ आय के दृष्टिकोण से नहीं देखता है। इसलिए लेखक गरीबी रेखा को नितांत असंतोषजनक मानता है जब भारत में गरीबी की प्रसार की गणना करने की बात आती है। ठीक है। अब यही पूरा है परिच्छेद, इसको कम शब्दों में हम देख लेते हैं। कह रहा है लेखक के अनुसार गरीबी रेखा की परिभाषा संकीर्ण और विवादास्पद है। इसे आय निर्धनता कहना उचित होगा, क्योंकि यह केवल अपर्याप्त आय पर निर्भर है। लेखक गरीबी की गणना के लिए जीवन निर्धनता की धारणा का पक्षधर है। वो क्या कहता है? जीवन निर्धनता की धारणा। लेखक मानता है कि गरीबी का संबंध केवल अपर्याप्त आय से न होकर सामाजिक और व्यक्तिगत कारकों से भी है। तो अब बात करते हैं कि परिच्छेद में किसकी बात की गई है। तो गरीबी की परिभाषा की बात की गई है। इस बारे में क्या बात की गई है कि गरीबी को जीवन निर्धनता के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह उन सभी वंचनाओं को शामिल करती है जो सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आवश्यक है। क्लियर हो गया? अब हमें इस विचार को ढूंढना है। देखो, प्रश्न इसमें तीन तीन प्रश्न है। सबका आंसर आप वैसे भी दे सकते हो बिना ऑप्शन पढ़े। जैसे कि पहला, पांचवा देख लो क्वेश्चन, भारत में अपनाई गई गरीब की गणना की क्रिया पद्धति विवादास्पद है। विवादास्पद क्यों है? तो बिना ऑप्शन पढ़े भी आप इसका आंसर दे सकते हो आराम से कि विवादास्पद क्यों है। ठीक है। तो
तो विवादास्पद इसलिए ना है क्योंकि ये सिर्फ आय को कंसीडर करता है, बाकी चीजों को कंसीडर नहीं करता। यही तो विचार है। अब देखो इसको ढूंढो। इसके बारे में थोड़ी उलझन है कि कौन सी चीजें गरीबी रेखा को बनाती है। यहाँ विचार मिला क्या? नहीं। ग्रामीण और शहरी गरीब की दशा के बीच बहुत अधिक असमानता है। यहाँ विचार मिला? नहीं मिला। सी में देखो, आय निर्धनता मापने का कोई एक समान विश्वव्यापी मानक नहीं है। यहाँ भी विचार नहीं मिला। डी देखो, यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने पर आधारित है। ये तो है विचार कि गरीबी रेखा जो है वो सिर्फ आय को ही कंसीडर करती है, बाकी वंचनाओं को कंसीडर नहीं करती, इसलिए विवादास्पद कह रहा है ना लेखक। तो देखो यहाँ विचार आपको मिला, ये सही उत्तर है। सारे उत्तर विचार में ही मिलेंगे, विचार से बाहर कुछ होगा ही नहीं, इसलिए टेल एंड वर्ड्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज तक आप लोग को टेल एंड वर्ड्स पे ही तो अटका के रखे हुए हैं सारे कोचिंग वाले, सारे टीचर। ठीक है, चलो कोई नहीं। छठा देखो क्वेश्चन है, आय निर्धनता गरीब की गणना की एकमात्र माप क्यों है? तो क्यों है आप ही बताओ। आय निर्धनता गरीब की गणना की एकमात्र माप क्यों है? आप बिना ऑप्शन देखे भी इसका आंसर दे सकते हो, तो अपने मन में आंसर तैयार कर लो। अब हम ढूंढेंगे क्या? विचार। ठीक है, विचार जहां मिलेगा हमें वही होगा हमारा आंसर। देखो पहला, यह अन्य सभी की उपेक्षा कर केवल एक प्रकार की वंचन की बात करता है, और वो वंचन क्या है? आय। यही आपको यहां मिला ना 5वें के डी में। कोई अंतर दिख रहा है? कुछ नहीं, पूरा का पूरा विचार आपको मिल गया ए ऑप्शन में। ए हमारा सही उत्तर है, लेकिन हम आगे भी देखेंगे। मानव जीवन में अन्य वंचनाओं का क्रय शक्ति की कमी से कुछ भी लेना देना नहीं। विचार मिला क्या? नहीं। एक ही तरह का वंचन जो आय है वो विचार आपको बी में मिला? नहीं मिला। सी में देख लो, आय निर्धनता कोई स्थायी दशा नहीं है, यह समय समय पर बदलती रहती। क्या मतलब बनता है? बदलती हो नहीं बदलती हो अपना मैटर वो नहीं है। विचार मिला? नहीं। डी देखो, आय निर्धनता मानवीय विकल्प चयन को किसी खास समय पर आकर ही सीमित करती है। नहीं मिला। बात समझ में आ गई? सिर्फ और सिर्फ मिला ए में। अब देखो 5 का भी आंसर और छठा का ए, दोनों विकल्प को देख लो, कोई अंतर नहीं दिखेगा, बस शब्दों का अंतर है, संरचना का अंतर है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, दोनों में एक ही विचार है। ठीक है, अब 7 नंबर आ जाओ। जीवन निर्धनता से लेखक का क्या तात्पर्य है? जीवन निर्धनता से लेखक का क्या तात्पर्य है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं भैया जो कि एक सुखी और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है, तो उन सभी चीजों से वंचना ही क्या है? जीवन निर्धनता है। ठीक है, यही बात तो है। अब देखते हैं कि वही विचार, सेम विचार कहाँ मिलता है। ए में देखो, मानव जीवन में वे सभी वंचनाएं जो केवल आय की कमी से ही नहीं बल्कि वास्तविक अवसरों की कमी से उत्पन्न होती है। मिल गया विचार। चलो अब बी भी देख लो, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों की कंगाली की दिशा। यहाँ विचार मिला? नहीं मिला। विविध व्यक्तिगत परिस्थितियों में छूटे हुए अवसर। नहीं है यहाँ विचार। डी, मानव जीवन में वस्तुपरक साथ ही साथ अवस्तुपरक वंचनाएं। और वस्तुपरक अवस्तुपरक वंचनाएं से क्या मतलब है? वंचनाएं वस्तुपरक होती हैं, वस्तुपरक होती हैं, कितने तरह, इसकी बात नहीं है। बात है सुखी और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो जो फैक्टर्स जरूरी है वो होने चाहिए। इनकी वंचना जो है वो आपको ले जाएगी कहाँ? आय निर्धनता की, सॉरी, जीवन निर्धनता की ओर। ठीक है, तो यहां भी हमें विचार नहीं मिला। अब ये फिर से देख लो, मानव जीवन में वे सभी वंचनाएं, कहीं कोई वस्तु परक और वस्तु परक करने की जरूरत नहीं है, सभी वे सभी वंचनाएं जो केवल आय की कमी से ही नहीं बल्कि वास्तविक अवसरों की कमी से उत्पन्न होते हैं। अब देखो ध्यान दो, अगर आपने दिमाग नहीं लगाया और एज इट इज जो विचार में कहा गया है आप उसको ढूंढ रहे हैं, तो आप ए टिक कर दोगे, क्योंकि सीधा सीधा करा सभी वंचनाएं। वो सब लिख नहीं सकता, एक दो आपको बता दिया और साथ में कह दिया कि भाई वो सारी वंचनाएं जो कि, एक सेकंड में आपको ये देखो, जो कि सामाजिक और व्यक्तिगत कारकों से संबंधित है, वो सारी वंचनाएं। ठीक है, अब जो दिमाग लगाएगा ना वो क्या करेगा? डी आंसर सही कर सकता है कि अरे वस्तुपरक भी बताया और वस्तुपरक भी बताया। भाई वंचना वस्तुपरक और वस्तु में कैटेगराइज होता भी है, नहीं भी होता, हमें नहीं पता, पता भी हो तो क्या मतलब है? सारी वंचनाएं जो कि ए में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो दिमाग लगाएगा वो डी आंसर कर सकता है,
जो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएगा, जो विचार आया एज इट इज उस विचार को ढूंढ रहा है, तो सीधा सीधा ए लगाएगा। ठीक है, तो एबीक्यू मेथड में ध्यान रखो, विश्लेषण में मैंने साफ साफ बताया है कि विश्लेषण करते समय आप सिर्फ भाषा और मनोविज्ञान पर ध्यान देंगे, कोई नॉलेज पर नहीं, कोई इंफॉर्मेशन पे नहीं कि हिस्ट्री के हमारे पास इतने नॉलेज है, पर्यावरण से आया या फिर ये इकोनॉमी से है तो इकोनॉमी का मेरे पास ठीक ठाक नॉलेज है, नहीं भाई, सारे नॉलेज साइड रख दो। ठीक है, अगर नॉलेज का आपने यूज किया विश्लेषण में, विचार को निकालने में, तो फिर आप सही विचार तक नहीं पहुंच पाओगे। बहुत कम संभावना होगी कि आपने जो विचार जाना और लेखक का जो विचार है दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि जब आप नॉलेज यूज करते हो तो वो धारणा है ना, जो भी आपकी नॉलेज है उसके बारे में वो धारणा है। अगर आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग किसी क्रक्स पे पहुंचोगे तो वो आपकी धारणा होगी, वो आपका क्रक्स होगा, ना कि जरूरी नहीं कि वो लेखक का भी क्रक्स हो। ठीक है, चलो अब अगले पैसेज पे चलते हैं। ये भी बड़ा है, इसमें कितने प्रश्न हैं? 1 2 3। चलो बहुत अच्छा। विश्व में कुछ जगहों पर चावल और गेहूं जैसे प्रमुख खाद्यान्नों की उत्पादकता स्थिर सीमा तक पहुंच गई है। बस एक स्टेटमेंट दिया गया है कि कुछ जगह है विश्व में जहां पर चावल और गेहूं जैसे जो प्रमुख खाद्य हैं, अब उसकी उत्पादकता स्थिर हो गई है, बढ़ नहीं रही। उपज को ना तो कई नई किस्में और ना ही अनोखे कृषि रसायन बढ़ा रहे हैं, स्थिर हो गया है एकदम। ना ही अब ऐसी काफी जमीनें बची हैं जिन पर खेती ना हुई हो और उन पर कृषि करना उपयुक्त हो। कह रहा है कि एक तो स्थिर हो गया इनका उत्पादन, है ना, नई किस्म भी नहीं बढ़ा पा रहा है, ना ही नए रसायन अनोखे रसायन उसको बढ़ा पा रहा है। दूसरी ओर हमारे पास जमीन भी नहीं है कि हम वहां पे कृषि कर सके और उत्पादन को बढ़ा सके। देख रहे हो कैसे फंसे हुए हैं। आगे कह रहा है कि यदि वैश्विक तापमान का बढ़ना जारी रहा तो कुछ स्थान कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाएंगे। अब देखो इस तरह के पैसेजेस पहले भी आए हैं, पैसेजेस हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है, खूब रिपीट होते हैं। तो कह रहा है कि यदि वैश्विक तापमान का बढ़ना जारी रहा तो कुछ स्थान कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाएंगे। एक तो अलग से जमीन अब बची नहीं जहां कृषि करोगे, ऊपर से जलवायु वैश्विक तापमान के कारण जहां कृषि कर रहे हैं उसमें से भी कुछ स्थान जो है कृषि योग्य नहीं रह जाएंगे। प्रौद्योगिकी का उपयोग, अब ये तो समस्या बता दिया गया, अब उसका समाधान बताएगा ये। प्रौद्योगिकी का उपयोग इन समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। कौन? प्रौद्योगिकी। ठीक है, कृषि प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से बदल रही है। अब कृषि प्रौद्योगिकी की बात कर रहा है, कह रहा है बहुत तेजी से बदल रही है। बहुत सा यह परिवर्तन पश्चिमी जगत अमेरिका के संपन्न किसानों द्वारा लाया जा रहा है। अब देखो कह रहा है ना कि बहुत तेजी से बदल रही है, तो बताएगा ना भाई, स्पष्ट करेगा ना आपको तथ्य दे करके कि हाँ सही में बदल रहा है, हवा में बात नहीं कर रहा, सही में बदल रहा है। तो बताया इसने आगे कि बहुत सा यह परिवर्तन पश्चिमी जगत अमेरिका के संपन्न किसानों द्वारा लाया जा रहा है। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से बदल रही है, उसका आपको एग्जाम्पल दे रहा है। आगे कह रहा है पश्चिम में विकसित तकनीकें कुछ स्थानों पर उष्णकटिबंधीय फसलों को अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनाई जा रही है। अब देखो उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं वो कुछ जगहों पर। कह रहा है प्रौद्योगिकी का कोई उपयोग नहीं अगर वो लागू ना किया जाए, है ना। विकासशील विश्व में यह वर्तमान कृषि तकनीकों पर उतना ही लागू है जितना यह आनुवांशिक रूपांतरण में आई नवीनतम तरक्की पर लागू है। अब कह रहा है देखो विकसित देशों में तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो बन रही है और वो लागू भी हो रही है, लेकिन क्या वो विकासशील देशों तक पहुंच पा रहा है क्या? अगर पहुंच पा रहा होता तो लेखक बात ही नहीं करता, है ना। तो नहीं पहुंच पा रहा है तो लेखक कह रहा है भाई वहां तक पहुंचाओ, ये कह रहा है। ये जो है ना लिखा हुआ कि प्रौद्योगिकी का कोई उपयोग नहीं अगर वो लागू ना किया जाए, उसका मतलब यहाँ से निकल रहा है। आगे कह रहा है कि आज की श्रेष्ठतम कृषि प्रणालियों को अफ्रीका और एशिया के कम जोत वाले और निर्वाह के लिए कृषि करने वाले कृषकों तक ऐसे सरल मामलों में भी कि कितना और कम उर्वरक प्रयुक्त करना चाहिए पहुंचाया जाए। देखो आगे कह रहा है कि टेक्नोलॉजी को पहुंचाओ भाई, छोटे से छोटे मामले में भी पहुंचाओ। खासकर विकासशील और गरीब देशों में जो छोटे किसान है वहां तक पहुंचाओ, तो इससे मानवता के लिए अत्यधिक खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेगा। ये समाधान भी बता रहा है लेखक, समस्या भी बता रहा है, समाधान भी बता रहा है। समस्या क्या बताया जान गए, समाधान है उसका प्रौद्योगिकी, और कह रहा है कि भाई प्रौद्योगिकी जो है वो उसमें विकास हो रहा है, कुछ पश्चिमी देशों में हो रहा है, लेकिन जरूरत है कि उसको हर जगह फैलाया जाए।
जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जो गरीब किसान है, वहां तक पहुंचाया जाए ताकि अत्यधिक खाद्यान्न उत्पादन किया जा सके। आगे कह रहा है कि इसी तरह बेहतर सड़कें और भंडारण सुविधाएं जैसी चीजें भी बढ़ेंगी, जिससे अधिशेष खाद्यान्न की बाजारों तक ढुलाई की जा सके और उनकी बर्बादी को कम किया जा सके। कह रहा है कि भाई एक तरफ तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाओ, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ये बढ़ाया जा सकता है, और दूसरी बात बर्बादी भी कम करो, बर्बादी भी कम करो। ठीक है, तो खाद्यान्न का उत्पादन तकनीक से बढ़ाओ और बर्बादी भी कम करो। तकनीक का उपयोग तो वहां भी आएगा ना, माल ढुलाई, भंडारण, इन सभी में, तो बर्बादी तो वहां होता है, तो वो भी कम करो। बस इतनी सी ही बात है इतने बड़े परिच्छेद में। अब देखो इसको कम शब्दों में समझ लो। प्रमुख खाद्यान्नों की स्थिरता और जलवायु संकट के बीच आधुनिक कृषि तकनीक और आनुवंशिक सुधारों को छोटे किसानों तक पहुंचाना ही खाद्य सुरक्षा का समाधान है। ठीक है, बेहतर भंडारण और बुनियादी ढांचे के साथ इन उन्नत प्रणालियों का जमीनी क्रियान्वयन उत्पादकता बढ़ाने और बर्बादी रोकने के लिए अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि परिच्छेद में किसकी बात की गई है। तो परिच्छेद में बात की गई है कृषि उत्पादन में स्थिरता और तकनीकी नवाचार की आवश्यकता की। इस बारे में क्या बात की गई है कि विकसित देशों में हो रहे तकनीकी नवाचारों को छोटे किसानों तक पहुंचाना और अवसंरचना विकास से खाद्यान्न बर्बादी को कम करना। अब ये विचार हमें ढूंढना है। देखो, पहले में पूछा गया पूर्व धारणा है, क्या होता है पूर्व धारणा, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे पहचाना जाता है, सब भूल जाओ, विचार ढूंढते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी का विकास विकसित देशों तक सीमित है। देखो, विचार क्या है कि हमें पहुंचाना है विकासशील देशों तक, गरीब देशों तक, गरीब किसानों तक। क्या ये विचार एक में है? नहीं। ठीक है, और पैसेज से कहीं ये पता नहीं चल, कहीं पैसेज में ये नहीं लिखा गया कि विकसित देशों तक सीमित है। कह रहा है विकसित देशों में तकनीकी उन्नति हो रही है, ये वहीं तक सीमित नहीं है। वो कह रहा है हो रही है और इसको अन्य जगह पहुंचाया जाना चाहिए। तो ये विचार क्या एक में मिला? नहीं मिला। दिमाग लगाओगे तो इसको सही कर सकते हो, दिमाग नहीं लगाना, बस विचार ढूंढना है। दूसरा देखो, कृषि प्रौद्योगिकी विकासशील देशों में नहीं अपनाई गई। भाई अपनाई गई है, फैक्ट तो यही है कि अपनाई गई है। अब नए नए तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, वो हमारे पास है ही नहीं। जब हमारे पास आएगा हम अपनाएंगे। ठीक है, तो ये तो फैक्ट्स की बात हो गई, ये तो तर्क की बात हो गई। तर्क की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, फैक्ट्स की बात ही नहीं कर रहा मैं। विचार है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो गलत आंसर क्या होगा? डी, ना तो एक और ना ही दो। दूसरे में भी देखो पूर्व धारणा पूछी गई, हम फिर उसी विचार को ढूंढेंगे। पहला देखो, गरीब देशों को अपनी वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल आवश्यकता है। जो पश्चिम देश उस आवश्यकता को पूरा कर सकता है, क्योंकि वहां पे परिवर्तन हो रहे हैं, उनको पहुंचाया जाना चाहिए। तो भाई आवश्यकता है गरीब देशों को कि वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाए। तभी तो लेखक कह रहा है ना कि भाई पश्चिमी देशों से कि तुम्हारे यहाँ हुआ है कई जगहों पे, तो उनको पहुंचाओ। आवश्यकता नहीं रहती तो क्यों कहता? तो विचार मिला ना, तो ये रहा विचार आपका। विचार वही होगा, अलग अलग रूप में मिलेगा, बस और कुछ नहीं। जब कुछ समय तक प्रैक्टिस करोगे, खूब रिपीट होते हैं क्वेश्चन पैसेज बहुत सारे, तो आप बहुत जल्द समझ जाओगे। समझ क्या, समझ तो अभी भी रहे हो, हैबिट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा देखो, विकसित देशों के पास बेहतर आधारिक संरचना है। क्या कह रहा है? विकसित देशों के पास बेहतर आधारिक संरचना है और वे खाद्यान्न की कम बर्बादी करते हैं। लेखक कह रहा है कि एक तो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाओ टेक्नोलॉजी से, और खाद्यान्न की बर्बादी कम करो, बर्बादी भी कम करो। बस इतनी सी बात कह रहा है। वो नहीं कह रहा कि विकासशील देश ज्यादा बर्बादी कर रहे हैं या विकसित देश ज्यादा बर्बादी कर रहे हैं। अब संरचना कहाँ मजबूत है, विकसित देशों में मजबूत है, विकासशील देशों में मजबूत नहीं, ये बात नहीं कह रहा है वो। ठीक है, इसलिए दिमाग लगाने से मना किया। दिमाग लगाओगे तो इसको सही कर दोगे, ये गलत है, यहाँ विचार नहीं है। वो कह रहा है खाद्यान्न उत्पादन को तकनीक से बढ़ाओ और तकनीक से बर्बादी भी कम करो, अब संरचना विकास करो, बस इतना कह रहा है। तो जब वो कह रहा है कि अब संरचना विकास करो, तो सिर्फ विकासशील देशों को नहीं कह रहा, वो विकसित देशों को भी कह रहा है, सबको कह रहा है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट में हमें विचार नहीं मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल एक। देखो इस प्रश्न में भी पूर्व धारणा पूछी गई,
हमें तो विचार ही ढूंढना है हर बारी। भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपजाना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, यही तो चिंता है लेखक की, तभी तो कह रहा है भैया स्थिर हो गया उत्पादन, तो उत्पादन बढ़ाओ, यही तो समस्या है पैसेज की। एक बार चाहो तो फिर से पढ़ लेना, वैसे हम लोग ने ठीक से पढ़ा है और समझ भी लिया है, ठीक है। उपज बढ़ाने की बात क्यों हो रही है? तो विचार हमें एक में मिल गया कि भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपजाना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। दूसरा देखो, कॉर्पोरेट कृषि गरीब देशों में खाद्यान्न सुरक्षा के लिए लाभप्रद विकल्प है। खाद्यान्न सुरक्षा की बात सिर्फ गरीब देशों के लिए नहीं की गई है, विश्व के लिए की गई है ना, गरीब अमीर जो भी, सभी के लिए की गई है। तो विचार नहीं मिला यहाँ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। तो एक ही विचार से हमने 8 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व किया, 9 नंबर भी और 10 नंबर भी, ठीक है। अब चलो अगले पैसेज पर चलते हैं, ये भी पैसेज काफी बड़ा है, 2022 में काफी बड़े बड़े पैसेज आए थे, इसमें दो, चलो इसमें भी 3 प्रश्न है। अच्छा है, हम देखें कि एक ही विचार से कैसे प्रश्न होते हैं, स्टेटमेंट वाले भी और एबीसीडी वाले, सीधे ऑप्शन वाले भी, चारों ऑप्शन वाले भी। प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन, आप तो जानते ही होंगे नेचुरल सिलेक्शन। पृथ्वी पर भावी पर्यावरणों का पूर्वानुमान नहीं कर सकता, कहता है जो प्राकृतिक वर्ण है वो भावी पर्यावरण का पूर्वानुमान नहीं कर सकता है ना, कोई ज्योतिष तो है नहीं, भविष्यवक्ता है तो है नहीं जो कर सकता है। आगे कह रहा है इसलिए वर्तमान जीव समुच्चय पर्यावरणीय महाविपत्तियों के लिए जो जीवन की राह में खड़ी है, भविष्य में खड़ी है, पूरी तरह कभी भी तैयार नहीं हो सकती। जब हम पूर्वानुमान, भावी पूर्वानुमान कर ही नहीं सकते ठीक से, तो हम पूरी तरह से तैयार भी नहीं हो सकते, बस इतनी सी बात है अभी तक। आगे कह रहा है इसका परिणाम यह है कि वे प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी जो पर्यावरणीय प्रतिकूलता से पार नहीं पा सकती। कह रहा है इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि वे प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी जो अनुकूलन नहीं कर पाएगा, पर्यावरण जो आगे जो भी महाविपत्ति आएगी जो उसका सामना नहीं कर पाएगा वो विलुप्त हो जाएगा, यही तो है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। आगे कह रहा है कि उत्तरजीविता की इस विफलता का उत्तरदायी, आधुनिक शब्दों में, अब इसका उत्तरदायी कौन है ये बताएगा। उन जीनोम को कहा जा सकता है जो भूवैज्ञानिकता, विक्षोभ या जैविक दुर्घटनाओं को झेल पाने में असमर्थ हैं। अब इसको आधुनिक शब्द में इसको लेखक स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है कि उत्तरजीविता की विफलता का मतलब क्या है, उसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है। तो जीनोम, जीनोम जो है सक्षम नहीं हो पाया उसको झेल पाने में, जो भी विपत्ति आई, पर्यावरणीय विपत्ति आई, उसको झेल पाने में जीनोम सक्षम नहीं हो पाया, तो सक्षम नहीं हो पाएगा तो वो विलुप्त हो जाएगा, ठीक। और जो सक्षम हो पाएगा वो सस्टेन कर जाएगा, अनुकूलित हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवों के विकास, इवोल्यूशन में प्रजातियों का विलुप्त होना एक प्रमुख विशेषता रही है। हम जानते हैं फैक्चुअली भी, लेखक यहाँ बता रहा है कि प्रजाति विलुप्त होते रहे हैं, है ना, ये सामान्य लक्षण है प्रकृति का। कह रहा है वर्तमान में पृथ्वी पर 1 करोड़ तक प्रजातियां हो सकती हैं, 1 करोड़ तक हो सकती हैं, तथापि 90% से अधिक प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर थी अब विलुप्त हो चुकी हैं। यही बात वो बता रहा है कि भाई विलुप्ति जो है ना एक सामान्य नियम है प्रकृति का। अभी 1 करोड़ तक प्रजातियां हो सकती हैं और 90% से अधिक प्रजातियां जो कभी थी आज नहीं है वो। एक बार फिर सृष्टि शून्यवादी सिद्धांत इस बात का संतोषजनक समाधान देने में असफल हो जाता है कि क्यों एक दिव्य सृष्टिकर्ता पहले तो लाखों प्रजातियों का सृजन करता है और फिर उन्हें समाप्त होने देता है। अब एक सिद्धांत है शून्यवाद, सृष्टि शून्यवादी सिद्धांत, कह रहा है ये सिद्धांत जो है ना इस बात का उत्तर नहीं दे पा रहा है कि सृष्टिकर्ता पहले तो बनाता है जीव को और फिर उसको विलुप्त क्यों कर देता है भाई, ठीक है। आगे कह रहा है कि विलुप्त जीवन के बारे में डार्विनवादी व्याख्या एक बार फिर सरल, सुचारू और एकदम युक्तियुक्त हो जाती है। कह रहा है भाई देखो सृष्टि शून्यवादी सिद्धांत इसका उत्तर नहीं दे पाता, लेकिन जो डार्विन का विचारधारा है ना उसकी जो व्याख्या है वो इसका उत्तर दे पाता है। जीवों का जीवन उन पर्यावरणीय या जैविक हमलों की क्रिया के रूप में विलुप्त हो जाता है जिनके सामने उनका वंशाक्रम उनको पर्याप्त रूप से तैयार नहीं समझता। वही बात ऊपर कि जीनोम जो है वो आधुनिक शब्दों में कि जिनका जीनोम जो है सक्षम नहीं हो पाता है वो विलुप्त हो जाता है और जिसका जीनोम सक्षम हो पाता है वो सस्टेन कर जाता है। वही बात को यहाँ रिपीट कर दिया अलग शब्दों में, अलग तरीके से। कह रहा है इसलिए तथा कथित डार्विनवादी विकासी सिद्धांत वास्तव में सिद्धांत है ही नहीं,
कह रहा है इसलिए, अब आगे देखो यहां समझना ध्यान से, क्या कह रहा है कि इसलिए तथाकथित डार्विन विकास सिद्धांत वास्तव में सिद्धांत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है, ये कोई सिद्धांत नहीं है। अगर सिद्धांत होता है ना, उस सिद्धांत की आलोचना होती है, उसका खंडन होता है। प्रकृति के नियम का क्या आलोचना कर लोगे? कर भी लोगे तो उसका क्या बिगाड़ लोगे? चलना तो पड़ेगा उसी नियम के तहत ना। इसलिए कहता है, कह रहा है लेखक कि वास्तव में वो कोई सिद्धांत है ही नहीं, वो तो प्रकृति का नेचर है ना। बिग बैंग सिद्धांत आया तो उसका आप खंडन भी कर सकते हो, उसके खंडन के लिए उसकी आलोचना के कई बिंदु हैं। और भी बहुत सारे सिद्धांत आपने पढ़े, उनके आलोचना के कई बिंदु हैं। लेकिन क्या आप डार्विन के सिद्धांत की आलोचना के बिंदु आज तक पढ़े हो? नहीं, क्योंकि वास्तव में ये सिद्धांत है ही नहीं, डार्विन ने उसको पहचाना, ये तो प्रकृति का नियम है। ये कह रहा है लेखक। आगे कह रहा है विकास होता है, यही सत्य है, ये सत्य है, असत्य कोई सिद्धांत नहीं होता। विकास की क्रियाविधि डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण प्रस्तुत किया का पर्याप्त समर्थन वैज्ञानिक आंकड़ों से हो जाता है। ठीक। आगे कह रहा है वास्तव में अभी तक डार्विन के दो केंद्रीय विचारों में से किसी का भी किसी जंतु वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, जीवाश्मीय, अनुवांशिक या भौतिक साक्ष्यों ने खंडन नहीं किया है। कैसे करेगा? वो तो प्रकृति का नियम है ना। इसलिए तो पहले ही कह दिया कि तथाकथित डार्विनवादी विकास सिद्धांत वास्तव में सिद्धांत है ही नहीं। तो जब सिद्धांत है ही नहीं, सत्य है, तो उसका कोई खंडन कैसे करेगा? यदि धर्म का विचार ना करें तो डार्विन के नियम ठीक ठीक कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन और आइंस्टाइन द्वारा प्रस्तावित नियमों की तरह ही स्वीकार्य है, क्योंकि इनके भी खंडन नहीं हो पाए, क्योंकि वो प्रकृति का नियम बता रहा है। खंडन कैसे करोगे? कि ये प्राकृतिक नियम समुच्चय हैं, जो देखो लास्ट में लिख भी दे रहा है, जो भूमंडल में प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। ठीक है। तो पूरे परिच्छेद में बस इतनी सी बात की गई है कि भाई जो जीव जंतु हैं, जो जीवन है पृथ्वी पर, प्रजातियां हैं, वो लुप्त होती रहती हैं। पहले बहुत सारे करोड़ों प्रजातियां थी जो लुप्त हो गई। ठीक है। तो लुप्त होती रहती है, क्यों? क्योंकि यही है जीवन, यही है विकास की प्रक्रिया। और कौन लुप्त हो जाता है? वो जो कि सक्षम नहीं होता, जिसका जीनोम उतना सक्षम नहीं होता कि वो पर्यावरणीय विपत्तियों को झेल पाए, वो विलुप्त हो जाते हैं। और जो झेल पाते हैं, अनुकूलित हो पाते हैं, वो सस्टेन कर जाते हैं। इतनी सी बात है इतने बड़े परिच्छेद में, और इतनी सी बात से आपके सारे प्रश्न के उत्तर होंगे। इसको कम शब्दों में समझ लो। प्राकृतिक वर्ण भविष्य की आपदाओं का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता, इसलिए आनुवंशिक रूप से अक्षम प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। ठीक। डार्विनवाद का विकासवाद इस प्रक्रिया की वैज्ञानिक और तर्कसंगत व्याख्या करता है, जिसे वैश्विक साक्ष्यों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। यह सिद्धांत किसी धार्मिक मत के बजाय प्रकृति के उन अटल नियमों की तरह है जो सृष्टि की घटनाओं को प्रमाणित करते हैं। तो किसकी बात की गई है परिच्छेद में? प्राकृतिक वर्ण और प्रजातियों की विलुप्ति पर डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत की बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई है कि प्राकृतिक वर्ण और प्रजातियों की विलुप्ति का डार्विन की विकासवादी सिद्धांत सरल और वैज्ञानिक व्याख्या करता है। अब चलिए हम इस विचार को ढूंढते हैं। प्रश्न देखो, पहला जो 11 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि परिच्छेद के अनुसार प्राकृतिक वर्ण पृथ्वी पर भावी पूर्वानुमान पर्यावरणों का पूर्वानुमान नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रजातियां अपनी राह में खड़े पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, वो विलुप्त हो जाएंगे। विचार मिल गया। दूसरा देखो, सभी वर्तमान प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, क्योंकि उनमें जीनोम जैव सभी होंगी, जो सक्षम नहीं होगा वो विलुप्त होगा, जो सक्षम होगा वो विलुप्त नहीं होगा। विचार नहीं मिला। तीसरा देखो, पर्यावरणीय परिवर्तनों को झेल पाने में जीनोम की अक्षमता के परिणामस्वरूप विलोपन हो जाता है। विचार मिल गया। चौथा, प्रजातियों का विलोपन एक आम लक्षण है, यही तो चर्चा चल रही। विचार मिल गया। तो आंसर क्या होगा हमारा? 1 3 4, 1 3 4 सी। अब इसको देखो, यह परिच्छेद यह सुझाता है कि विकास का डार्विनवादी सिद्धांत कोई सिद्धांत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति का नियम है भाई, इसलिए वो सिद्धांत नहीं है। ठीक है। तो ढूंढते हैं हम, चलो विचार को। यह सृष्टि शून्यवादी सिद्धांत को संतुष्ट नहीं करता, ये बात नहीं है। सृष्टि शून्यवादी सिद्धांत उत्तर नहीं दे पाता है, व्याख्या नहीं कर पाता है, और डार्विन का सिद्धांत व्याख्या कर देता है। चर्चा उसी पे हो रहा है कि जो सक्षम है वो सस्टेन करेगा, जो सक्षम नहीं है जिसका जीनोम, वो सस्टेन नहीं करेगा, वो विलुप्त हो जाएगा। तो ए में नहीं मिला, ये में बी में देखो, विलोपन पर्यावरणीय और जैविक हमलों की क्रिया है। हाँ, हो गया।
कह तो रहा है कि पूर्वानुमान नहीं कर सकता, तो जो पर्यावरणीय महाविपत्तियां आएंगी तो उससे उसके साथ जो लड़ पाएगा वो जिंदा रहेगा, जो नहीं लड़ पाएगा वो विलुप्त हो जाएगा, है ना। तो विलोपन एक प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया? पर्यावरणीय और जैविक हमलों की क्रिया है, सिंपल सी बात है, ये नियम है। यही तो कह रहा है लेखक, तो बी में विचार मिल गया। अब सी देखो, इसके खंडन के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। ये बात सही है कि डार्विनवादी सिद्धांत के खंडन के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कल को साक्ष्य मिल गया तो, समझ रहे हो अंतर, समझ रहे हो कि अगर कल को साक्ष्य मिल गया तो बहुत सारे सिद्धांत अभी भी हो सकते हैं कि जिनके अभी तक खंडन के लिए के साक्ष्य नहीं हो। इसका मतलब क्या, वो प्रकृति का नियम हो गया? नहीं, ठीक है। तो दिमाग मत लगाना, नहीं तो गलत कर दोगे। इसके खंडन के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, ये बात नहीं। बात है कि यह एक प्रकृति का नियम है, वो यहाँ लिखा हुआ है, विलोपन पर्यावरणीय और जैविक हमलों की क्रिया है, ठीक है। डी देखो, जीवों के अस्तित्व का श्रेय सृष्टिकर्ता को है, विचार नहीं है। आंसर क्या है हमारा? बी। क्लियर? आगे देखो। अच्छा, इसी का एक और प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। पूर्व धारणा पूछी गई है, हमें वही विचार ढूंढना है। केवल वे प्रजातियां जीवित रहेंगी और कायम रहेंगी जिनमें पर्यावरणीय महाविपत्ति से पार पाने की क्षमता है। देखो सारे 11 नंबर क्वेश्चन में, 12 नंबर क्वेश्चन में, सब में वही बातें हैं, वही बात ही होगी, दूसरी बात हो ही नहीं सकती। अगर दूसरी बात है तो गलत होगा। जैसे एक में सेम बात है, सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, पर्यावरण में उग्र परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर 90% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो जाने के खतरे में है। एक आंकड़ा दिया गया है आपको यह बताने के लिए कि प्रजातियां आती हैं विलुप्त हो जाती हैं, आती हैं विलुप्त हो जाती हैं। बताया गया है कि भाई 1 करोड़ तक प्रजाति होने की संभावना है, और 90% जो पहले हुआ करती थी वो अब है नहीं। ये बात है। अब ये बात क्यों बताई गई? वो नियम बता रहा है बस, कि विलुप्त होते हैं, जो सक्षम होते हैं वो बच जाते हैं, जो अक्षम होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। ये विचार है क्या यहाँ? नहीं है। थर्ड देखो, डार्विन का सिद्धांत सभी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है। अरे सभी की नहीं करता, वो एक प्रकृति का एक नियम है जिसको डार्विन का सिद्धांत व्याख्या कर देता है जिसकी, ठीक है। तो गलत। आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। इसको देखिए, परिच्छेद 7, स्थिर आर्थिक समृद्धि, उच्चतर साक्षरता और बढ़ते हुए कौशल स्तर के साथ भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार की संख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ी है। देखो, भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार की संख्या तेजी से बढ़ी है, उसके पीछे फैक्टर कौन है? बता दिया गया आपको, आर्थिक समृद्धि है, उच्चतर साक्षरता है, बढ़ता कौशल स्तर है। छोड़िए उसकी बात, क्या है कि मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या तेजी से बढ़ी है, ठीक है। तो भाई बढ़ी तो क्या, इससे कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, इसका कुछ प्रभाव है क्या? यही बात आगे लेखक बताएगा। कह रहा है कि इस संपन्नता के सीधे परिणाम ये हुए हैं कि आहार प्रतिरूपों और ऊर्जा उपभोग स्तरों में बदलाव आए हैं। अगर आप इससे आगे नहीं भी पढ़ोगे तब भी आप समझ जाओगे। भाई मध्यम वर्गीय परिवार की संख्या अगर तेजी से बढ़ेगी तो उसके डिमांड भी तो बढ़ेंगे, जीवन स्तर ऊंचा हुआ तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगा, और डिमांड भी उसी तरह का बढ़ेगा, है ना। उससे वही तो क्या होगा कि आहार प्रतिरूप और ऊर्जा उपभोग स्तर में, अब पहले फ्रिज नहीं था, फ्रिज भी आ गया। पहले कूलर से काम चल रहा था, पंखे से काम चल रहा था, अब एसी भी आ गया, ठीक है। तो ऊर्जा उपभोग स्तर में बदलाव आए हैं, ये बात हुआ है। चलो ठीक है, मुद्दा में मिल गया। आगे कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे आहार प्रतिरूप की बात की गई है और ऊर्जा उपभोग स्तर में बदलाव की बात की गई है ना। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई, आगे भी लेखक ने लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आहार प्रतिरूप और ऊर्जा उपभोग स्तर में बदलाव का मतलब क्या, क्या बदलाव हुआ है उसको बताएगा, ठीक है। तो अगर आपको परिच्छेद पढ़ने आता है ना तो आपको पहले ही पता होगा कि परिच्छेद में आगे क्या लिखा होगा, इसलिए आप तेजी से उसको पढ़ सकते हैं। एक एक वर्ड आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं लगातार, तो आप तेजी से पढ़ के निकल सकते हैं। आगे लिख रहा है कि लोग दुग्ध उत्पादन, मछली और मांस जैसे उच्चतर प्रोटीन आधारित आहार लेने लगे हैं, जिन सभी के उत्पादन में अनाज आधारित आहार के उत्पादन की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। ये मिल गया, जल संसाधन पर दबाव। मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या तेजी से बढ़ने से क्या हुआ? जल संसाधन पर दबाव। क्यों? क्योंकि उनका आहार प्रतिरूप बदला।
अब वो पशु आधारित भोजन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और पशु आधारित खाद्य पर जल ज्यादा खर्च होता है उसके उत्पादन पर, ठीक है, अनाज आधारित आहार की तुलना में। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, अब ऊर्जा पर भी बात करेगा। इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत मशीनों, औजारों और मोटर वाहनों के बढ़ते हुए उपयोग के लिए अधिकाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, कार खरीदेगा भाई, हवाई जहाज में सफर करेगा, और ऊर्जा के जनन के लिए जल की आवश्यकता होती थी। लोग आहार में जो बदलाव आया उससे भी जल संसाधन पर दबाव बना, और जो ऊर्जा प्रतिरूप में भी उसमें भी बदलाव आया उससे भी जल संसाधन पर दबाव बना। तो देखो भाई जल संसाधन पर कितना दबाव बन रहा है। यही है पूरा परिच्छेद आपका। चलो देख लो इसको कम शब्दों में। कह रहा है इस परिच्छेद में मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या और इनकी समृद्धि में वृद्धि से आहार प्रतिरूपों और ऊर्जा उपभोग स्तरों में बदलाव के कारण जल संसाधन पर दबाव की चर्चा की गई है। पशु आधारित खाद्य और अत्यधिक ऊर्जा की मांग में वृद्धि का जल संसाधन पर दुष्प्रभाव पड़ा है। तो बात कर रहे हैं कि किसकी बात की गई है पैसेज में, तो मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या और उनकी समृद्धि में वृद्धि का जल संसाधन पर प्रभाव। और इस बारे में क्या बात की गई है कि इससे आहार प्रतिरूपों और ऊर्जा उपभोग स्तर में आए बदलाव से जल संसाधन दुष्प्रभावित हुआ है। अब आपको ये ढूंढना है। अगर बात कहा जा रहा है कि जल संसाधन दुष्प्रभावित हुआ है तो फिर इसकी बेहतरी की बात होनी चाहिए। अगर कह रहा है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो लेखक ये भी तो कहना चाह रहा है ना कि इससे निपटो। ठीक है, चलो देखते हैं प्रश्न। प्रश्न में पूछा गया है मर्म। ठीक, चलो हमें क्या करना है, हमें वापस से वो विचार ढूंढने की किसमें है। ए में देखते हैं। लोगों को मुख्यतः भारतीय पारंपरिक अनाज आधारित आहारों को ही लेते रहने के लिए राजी किया जाना चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ जल संसाधन पर दबाव की बात नहीं है और ये भी नहीं कहा गया कि भाई अनाज आधारित आहार को लेने के लिए प्रोत्साहित हम करें, राजी करें, है ना। बैलेंस नाम की भी तो कोई चीज होती है, लेखक ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ना बैलेंस वाली बात बोली ना कुछ ये बात बोली। ठीक है, तो हमें यहाँ विचार नहीं मिला, ये गलत हो जाएगा। बी, आने वाले वर्षों में भारत को कृषि उत्पादकता और अधिक ऊर्जा जनन क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर। वो कह रहा है भाई मध्यम वर्गियों की संख्या बढ़ी, इस वजह से उनका आहार प्रतिरूप और ऊर्जा उपभोग स्तर में भी आया और जल संसाधन पर दबाव बढ़ा। ठीक, ये बात यहाँ आपको दिख रही है क्या? नहीं, काट दो। सी, आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास लोगों के सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाता है। यहाँ विचार मिला क्या? नहीं। डी देखो, आने वाले वर्षों में भारत में जल प्रबंधन प्रणालियों में नाटकीय बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो जल संसाधन पर दबाव बढ़ा है तो उसका जो प्रबंधन है हमें उसमें बदलाव करना होगा। तो ये व्यापक दृष्टिकोण है। ठीक है, अब उसमें बदलाव करने के लिए जो जो भी आवश्यक है वो सारे शामिल हो गए कि वो सब करना होगा। अब यहाँ देखो कोई एक ही बात कह रहा है, यहाँ भी कोई एक बात कह रहा है, यहाँ भी कुछ एक बात कह रहा है और ये सभी को लपेट लिया अपने में। बात समझ में आई? लेखक किसी एक की बात नहीं कह रहा, वो कह रहा है दबाव बन रहा है भाई, ये प्रतिरूप बदल रहा है, ऊर्जा प्रतिरूप भी बदल रहा है। तो वो क्या कहेगा कि भाई सारे मध्यम वर्गीय परिवार को गरीब बना दो, ये लेखक ने कहा। ये कहा कि अब उनके मुंह से पशु आधारित खाद्यान्न छीन लो, खाद्य छीन लो और उसके मुंह में चावल और गेहूं ठूस दो, ऐसा कुछ कहा क्या? कुछ नहीं कहा। वो कह रहा है कि प्रतिरूप में बदलाव होने से मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या बढ़ने से जो आहार प्रतिरूप है और जो ऊर्जा प्रतिरूप है उसमें बदलाव आया और उससे जल संसाधन पर दबाव बना है। तो जल संसाधन उसके प्रबंधन को, उसमें प्रबंधन में हमें बदलाव लाने की जरूरत है, व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। ठीक है, और ये हमें मिल गया विचार कहाँ? डी में। तो हो गया आंसर सही डी। एलिमिनेट करके डी तक पहुंचना, पहुंच भी नहीं पाते क्योंकि ऊपर में आपको कोई ए लगा देता तो कोई बी लगा देता तो कोई सी आंसर कर देता। ठीक है, ऐसे में आप कब तक समझ पाओगे चीजों को कि भाई क्या विषय है, क्या विचार है? जब आप आईएएस आईपीएस बन जाओगे वो आपके पास तो 500 600 1000 पेजेस की फाइल होगी। उन सब फाइल को क्या पढ़ते रह जाओगे? महीना निकल जाएगा आपका। तो जब आप ट्रेनिंग में जाओगे यही सब ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लो परिच्छेद। इतना एलिमिनेशन मेथड में मत जाओ, सीधे सीधे पढ़ो, विषय विचार समझो, बस कहानी खत्म। मुख्य बिंदु पर सीधे पहुंच गए। बीच में जितने भी स्तर बनाए गए थे ना अभी तक कि केवल वाला जो आत्यंतिक वर्ड है वो गलत होते हैं, ये पॉजिटिव वाले अगर पूर्व धारणा पूछा गया तो नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, सब जो है ना कोरी बकवास है।
क्योंकि अगर आप उन ट्रिक एंड टेक्निक पे जाओगे तो आप देखना कि कोई सही हो जाता है, कोई गलत हो जाता है। मतलब क्या बनता है भाई? मेथड तो वह होता है ना जिससे कि आंसर सीधा सीधा निकले। गणित में जो मेथड है उसमें तो आपका गलत नहीं होता। अगर कैलकुलेशन गलत हो गया तभी हो गया, प्रोसेस सही है, कैलकुलेशन भी सही है तो हमेशा सही उत्तर पे पहुंचोगे ना। तो भाई भाषा और मनोविज्ञान का भी ना अपना एक स्तर है, उसका अपना एक मेथड है, आपको वो समझना है। क्योंकि लेखक ने भाषा में बात की है आपसे, भाषा में बात की है, तो उसके विचार को समझने के लिए आपको भाषा समझनी होगी, आपको मनोविज्ञान समझना होगा, ना कि दुनिया भर का नॉलेज चाहिए। ठीक है, एक और परिच्छेद देख लेते हैं। देखो, पिछली 2 या 3 पीढ़ियों से व्यक्तियों की सतत बढ़ती हुई संख्या मनुष्यों की तरह नहीं वरन केवल कामगारों की तरह जीवन जीती रही है। कह रहा है कि पिछले कुछ दशकों से जो व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, वो व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जी रहे हैं। वो कैसा जीवन जी रहे हैं? लेबर की तरह, कामगार की तरह जीवन जी रहे हैं। ठीक। आगे कह रहा है कि अत्यधिक मात्रा में श्रम करना आज समाज के हर क्षेत्र में एक नियम बन गया है। तभी तो कह रहा है ना कामगार की तरह जीवन व्यतीत कर रहा है। जिसका परिणाम यह हुआ है कि व्यक्ति में आध्यात्मिक तत्व की संपन्नता नहीं हो पाती। अब इसका परिणाम क्या निकला कि आध्यात्मिक तत्व की संपन्नता व्यक्ति में नहीं हो पाती है, उसका आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि काम का ही दबाव है दुनिया भर का, कामगार की तरह जीवन जीते हैं। अब दिन भर काम करोगे, देखे हो ना आप लेबर मजदूर कौन सबको, दिन भर काम करोगे शरीर टूट जाएगा, रात में एक पौवा मारेंगे, देसी मारेंगे, सोएंगे, क्योंकि जरूरी है उनके लिए भाई। ठीक है, कहाँ आध्यात्मिक विकास करोगे? उसके लिए समय ही नहीं है, और काम के बाद तो शरीर इतना टूटा रहेगा कि अपना आध्यात्मिक विकास करोगे। ठीक, तो इसको बुराई मान रहा है लेखक, इसी बारे में बात कर रहा है। आगे कह रहा है कि वह अपने थोड़े से अवकाश समय को किसी गंभीर गतिविधि में लगाने में अत्यधिक कठिनाई महसूस करता है। तो लेखक का मानना क्या, आध्यात्मिक तत्व ये कोई साधारण नहीं है, गंभीर विषय है। और आपका शरीर दिन भर काम करके थक के चूर हो गया, तो आप इस गंभीर विषय में लगाओगे क्या अपना समय? नहीं, आप कहाँ लगाओगे? यूट्यूब में शॉर्ट्स स्क्रॉल करोगे। ठीक है, ताकि तनाव थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। अब आप दिन भर जी तोड़ मेहनत करके आए हो, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, और लगे हो कि आध्यात्मिक तत्वों में उलझ गए कि अब आए गीता, भागवत गीता, कुरान और ये पढ़ने लग गए, उनको समझने लग गए, आपका दिमाग तो खराब हो जाएगा। लेखक यही कह रहा है कि जो हम इस तरह से जीवन जी रहे हैं कामगार की तरह, कि जब हमें जो थोड़ा फुर्सत का समय मिलता है, अवकाश का समय मिलता है, हम उसमें आध्यात्मिक विकास अपना नहीं कर पाते, है ना? क्योंकि हम कठिनाई महसूस करते हैं किसी गंभीर काम में लगने से। आगे कह रहा है कि वह मनन करना नहीं चाहता, या यदि वह चाहे तो कर भी नहीं पाता, क्योंकि इतना जी तोड़ मेहनत करने के बाद कोई मनन नहीं करना चाहता। मान लो कि करना भी चाहो तो कर नहीं पाता, तो फिर क्या करता है भाई? वो तलाश करता है, पर आत्मोन्नति की नहीं, आत्मोन्नति की तलाश नहीं करता, बल्कि मनोरंजन की, जो उसे इस लायक बनाता है कि वो मानसिक रूप से खाली हो जाए, दिन भर तनाव में हो। अब फिर आए और आध्यात्मिक तत्व पर डिस्कस करने लगे, मनन करने लगे, तो भाई परेशान हो जाओगे ना। तो करना चाहते हो तब भी नहीं कर पाओगे, यही लेखक बता रहा है। तो क्या करते हैं? तो हम करते हैं कि मनोरंजन के साधन ढूंढते हैं ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाए, है ना? और दिमाग थोड़ा एकदम खाली हो जाए। अब देख रहे हैं मूवी, उसमें क्या ही दिमाग लगाएंगे? देख रहे हैं, हंसी का आया तो हंसी देख रहे हैं, एक्शन आ गया तो एक्शन देख रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, एक विषय से दूसरे विषय, दूसरे विषय से तीसरे विषय, है ना? और अपनी सामान्य गतिविधियों को भूल जाए। ठीक, इसलिए हमारे युग की तथाकथित संस्कृति नाट्य कला की अपेक्षा चलचित्र पर, गंभीर साहित्य की अपेक्षा समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और अपराध कथाओं पर अधिक आधारित हो गई है। क्यों? क्योंकि हम अपने दिमाग को खाली करना चाहते हैं, हमें मनोरंजन चाहिए, हमें कोई गंभीर चर्चा और मनन नहीं चाहिए। इसलिए जो कह रहा है कि इसलिए हमारी की जो तथाकथित संस्कृति है वो नाट्य कला से शिफ्ट होकर के कहाँ चली गई? मूवीज पर, चलचित्र पर। और गंभीर साहित्य से कहाँ चली गई? समाचार पत्र पर, पत्रिकाओं पर, कहानी, अपराध की कथाओं पर, इस पे चली गई। हम गंभीर उपन्यास कहाँ पढ़ सकते हैं? ठीक है, तो ये है पूरा परिच्छेद। 2 प्रश्न हैं इस पे, पहले इसके हम देख लेते हैं विश्लेषण कम शब्दों में, कि अत्यधिक श्रम ने मनुष्य को मात्र एक कामगार बना दिया है, जिससे उसका आध्यात्मिक विकास रुक गया है और वह गंभीर मनन के बजाय केवल सतही मनोरंजन की तलाश करता है। यही कारण है कि आधुनिक संस्कृति में गंभीर साहित्य और कला का स्थान अब सिनेमा और अपराध
कथाओं जैसे सुलभ साधनों ने ले लिया है। तो किसकी बात की गई है परिच्छेद में? अत्यधिक श्रम का आधुनिक समाज पर प्रभाव, इसकी बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई है? बात की गई है कि अत्यधिक श्रम की आवश्यकता ने लोगों के आध्यात्मिक एवं मानसिक विकास को बाधित किया है। अब ये रहा विचार। अब चलो हम इसको ढूंढते हैं। देखो इसमें पूछा गया परिच्छेद इस विचार पर आधारित है। अब देखो ये सही क्वेश्चन है आपके लिए, सही तो सारे हैं, ठीक है, सही सारे हैं, लेकिन ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, विचार भी पूछ रहा है, हम विचार ही तो निकालते हैं, हम पूर्व धारणा, संदेश और इन सब के मीनिंग में नहीं फंसते। तो चलो विचार हम ढूंढते हैं। मनुष्य को कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, गलत। लेखक कह रहा है कि हमें कठिन श्रम करना पड़ता है, जीवन ही हमारा ऐसा हो गया है, कामगार की तरह व्यतीत करते हैं हम जीवन, ये बात कह रहा है, ठीक है। ये और जो थोड़ा सा समय हमें मिलता है उसमें हम मनोरंजन पर ध्यान देते हैं, क्यों? क्योंकि शरीर और दिमाग एकदम टूटा हुआ रहता है। वो विचार है यहाँ नहीं है। बी देखो, हमारे युग की सबसे बड़ी बुराई अत्यधिक कार्य तनाव है, बिल्कुल सही। ये तो कह रहा है लेखक कि हम कामगार की तरह जीवन जी रहे हैं। अब इसको बुराई क्यों यहाँ लिखा गया है? बुराई पैसेज में कहीं सीधी सीधी बुराई नहीं लिखा गया है, तो आप दिमाग लगाओगे, दिमाग मत लगाओ। लेखक ने कहा है ना कि इससे क्या होता है कि हम आध्यात्मिक तत्वों की संपन्नता हमारे अंदर नहीं आती। हमारे पास जो फुर्सत का समय, जो अवकाश का समय होता है, हम उसको गंभीर गतिविधि में नहीं लगाते, तो रचनात्मकता कहाँ से आएगी, है ना? आध्यात्मिक विकास कहाँ से होगा, मानसिक विकास कैसे होगा? यही तो मुद्दा है। तो हमारे युग की सबसे, और ये क्यों है? क्योंकि कार्य तनाव है, इसलिए हम मनोरंजन ढूंढते हैं, गंभीर विषयों से भागते हैं, आध्यात्मिक विकास में अपना नहीं कर पाते। तो ये रहा विचार। सी देखो, मनुष्य अच्छी तरह मनन नहीं कर सकता, विचार नहीं मिला। मनुष्य अच्छी तरह मनन कर सकता है, लेकिन कार्य तनाव ही बहुत ज्यादा है। डी, मनुष्य अपने आध्यात्मिक कल्याण का ध्यान नहीं रख सकता। भाई रख सकता है, लेकिन रखना भी चाहे तो कार्य तनाव की वजह से नहीं रख पाएगा, नहीं रख सकता, है ना? तो विचार कहाँ मिला? में बी में। दिमाग लगाओगे तो कोई ए में उलझ जाओगे, कोई सी में उलझ जाओगे, कोई डी में उलझ जाओगे। दिमाग नहीं लगाओगे, सीधा सीधा विचार ढूंढोगे तो एकदम सही उत्तर तक पहुंचोगे। अब चलो 16 देखो, मनुष्य आत्मोन्नति की तलाश नहीं करता, क्योंकि क्यों नहीं करता भैया? तो हम तो देख ही रहे ना, क्योंकि वो अपना दिमाग खाली करना चाहता है ना, उसको मनोरंजन चाहिए, उसको चाहिए मनोरंजन। तो क्यों आत्मोन्नति की तलाश करेगा? दिन भर थका हुआ है, देह एकदम चूर हो गया है, उसका शरीर टूट गया है, दिमाग एकदम उसका पूरा क्योस हो चुका है। अब ऐसे में वो आत्मोन्नति की तलाश कहाँ करेगा, है ना? क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको मनोरंजन चाहिए भाई, वह बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है। यहाँ विचार मिला नहीं, उसके पास इसके लिए समय नहीं है। भाई समय कैसे नहीं है? समय तो मिलता है ना, थोड़ा ही समय मिलता है आपका आजकल, लेकिन मिलता तो है। यहाँ भी विचार नहीं है। उसे भौतिकवाद ने विभ्रमित कर दिया है। भाई भौतिकवाद ने विभ्रमित नहीं किया है, कार्य तनाव इतना है बेचारे को कि थोड़े समय में वो अपने दिमाग को शांत करे, मनोरंजन का साधन अपना करके अपने आप को अपना मनोरंजन करके अपने दिमाग को शांत करे, या गंभीर चर्चा में लग जाए, आध्यात्मिक अध्ययन करने लग जाए, ठीक है? तो नहीं। अब यहाँ देखो, उसे मनोरंजन प्रिय और वो मानसिक रूप से खाली है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम लोग अगले परिच्छेद पर बढ़ते हैं।